So in today's class, we are going to proceed with our revision of chapter 3. The name of the chapter is metal and non-metal. भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वो है आपकी केमिकल रिएक्शन. समझ आ रहा है? तो जब ये चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, जब ये पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा, मैं केमिकल रिएक्शन का एक बार फिर आपको रिवीजन करवा दूंगा इसी में प्रोसेस में. समझ में आ गया? ठीक है. तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहली चीज क्या आती है? एलिमेंट. भाई एलिमेंट को तो फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं मेटल और नॉन मेटल. तो आपने क्या कहा? एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी. जैसे कि एग्जांपल अगर हम सब मेटल्स के लिए तो क्या होंगे? आयरन, इसका सिंबल क्या होता है? Fe. एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Al. सिल्वर, सिंबल क्या होता है? Ag. और सिंबल जो लिखे जाते हैं ये भी पता है आपको, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, सेकंड अल्फाबेट स्मॉल में आता है. ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. उसके बाद आता है आपका कॉपर, और इसका सिंबल क्या होता है? सी. यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? ठीक है. इसी तरह से एग्जांपल हो सब नॉन मेटल्स आर, जितने भी गैसेस वाले होता है वो ले लो. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? ठीक है. फिर सबसे पहले हमें क्या स्टडी करना है? इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्या स्टडी करना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, तो सबसे पहला जो बेसिस ले रही है, काइंड ऑफ आपका बेसिस है. किस बेस पे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हो? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लस्टर. लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइन. तो मेटल्स जो होते हैं उनका शाइनिंग सरफेस होता है. बट ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस. एक्सेप्शनल केसेस, इनको तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना आपको, क्योंकि जो एक्सेप्शनल केसेस होता है उसी पर क्वेश्चन बनता है. नेम एनी नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस. अब मेजोरिटी में तो क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं. तो क्या होगा? आयोडीन. क्या होगा? आयोडीन. ये क्लियर हो गया? ठीक है. फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, दैट इज हार्डनेस. तो मेटल जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. अगेन एक्सेप्शनल केस, मेटल्स आर जनरली हार्ड. एक्सेप्शनल केस क्या है? सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम. ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं. ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. ये क्लियर हो गया? ठीक है. इसके बाद अगर मैं ये चीज नॉन मेटल्स में बात करूं, तो नॉन मेटल्स में अपोजिट होता है. अपोजिट इन द सेंस कि जनरली ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड. और डायमंड की अगर मैं बात करता हूँ, डायमंड आपको पता हार्ड है सब्सटेंस. कार्बोनेट कंपाउंड में आप पढ़ चुके, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, राइट? अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी. ठीक है. फिर हम बात करते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की. थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है आपकी स्टेट. जो मेटल होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में. एक्सेप्शनल केस क्या होता है आपका? मरकरी. बिकॉज मरकरी की स्टेट कैसी होती है? लिक्विड होती है. कैसी होती है? लिक्विड. और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और गैसियस स्टेट. लेकिन एक्सेप्शनल क्या है? ब्रोमाइन. ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड स्टेट. ये सारी चीजें क्लियर हो गई. ठीक है. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है आपकी मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी का मतलब कि जो मेटल्स होते हैं आपके, आप उनको जब हैमर करते हो तो इनको आप शीट्स में कन्वर्ट कर देते हो. मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स. गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स. ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. इसके बाद अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूं, तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर नॉन मैलिएबल. यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है आपकी डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब ड्रॉन इनटू वायर. कॉपर वायर, ये क्या है? कॉपर क्या होता है? मेटल होता है ना. तो मेटल क्या होता है? डक्टाइल होता है. क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं. तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. मेटल्स को आप वायर में कन्वर्ट करते हो. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं. ये भी क्लियर हो गया. ठीक है. फिर आता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कॉपर वायर, तो आप किसी को वायर में बना रहे हो, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? दैट इज सिल्वर। अब क्वेश्चन ये मत बोलना कि सर फिर सिल्वर की वायर क्यों नहीं होती, तो ये इतने धन्ना सेठ तो हो नहीं। नहीं, महंगी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, सारे टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं। मतलब खरीद सकते हैं ना। हाँ हाँ, सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। और लेड मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस आ गए। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन? लेड और मरकरी। इसी तरह से जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एक्सेप्ट वाले केसेस है ये सारे इंपॉर्टेंट, इनकी अलग से आपको लिस्ट बनानी है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दैट इज डेंसिटी। मेटल की जनरली जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला याद है ना? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। भाई मास ज्यादा होता है तो डेंसिटी भी ज्यादा होती है। जनरली आप हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल की डेंसिटी भी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। एक्सेप्शनल केस सोडियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल्स की बात करें, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग। सोनरस, सोनरस से एक वर्ड आपको समझ में आता है, साउंड। मेटल जो होता है साउंड प्रोड्यूस करता है स्ट्राइकिंग का हार्ड सरफेस। भाई आप किसी भी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करो, साउंड प्रोड्यूस होगी ना। और मेटल्स हार्ड होते हैं, तो मेटल्स कैसे होते हैं आपके? सोनरस। क्या होते हैं? सोनरस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो आपकी क्या होती है? बेसिक इन नेचर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी आएगा, तो ध्यान से सुनना है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है उनका नेचर कैसा होता है? ये बेसिक होती है। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होता है इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब वो कंसेप्ट जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखो, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये क्लियर है सबको? जब हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर आपका मेटल है और ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ओ। ये क्लियर हो गया? तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या समझ में आई? इफ वी रिएक्ट मेटल विद ऑक्सीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, ऐसे अगर आप एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। अब जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होती है? बेसिक इन नेचर। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस की अगर मैं बात करूं, बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा। भाई मेटल जनरली क्या होती है? बेसिक इन नेचर। बेसिक होती है ना। कुछ मेटल्स ऐसे होते, मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसी होती है जो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करते हैं। और ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आ रही है मेरी बात? बट some metals such as aluminium oxide, zinc oxide, etc. show both acidic as well as basic behavior. वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करती है और बेसिक भी। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज विद, यानी कि ऐसी मेटल ऑक्साइड जो मेटल के साथ भी रिएक्ट करती है, सॉरी जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी, टू हैव सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में कहा, क्या कहा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो, कैन आई से दैट HCl आपका एसिड होता है, HR है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस होता है, OHR है। आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया एंड यू हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये आपका सॉल्ट होता है। ये क्या होता है? सॉल्ट। ये समझ में आ गया? इसी तरह से जब आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, जो आपका क्या होता है? बेस। व्हाट वी विल हैव? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, अगेन दिस इज सॉल्ट। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर भी शो कर रही है और बेसिक भी है।
दैट इज वाई सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। और जनरली मेटल्स ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक इन नेचर। ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है आपका, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर जो आपकी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वाटर में क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती है। बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। बट कुछ ऐसी होती है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और क्या फॉर्म करती है, एल्कली। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कली। देखो, अब अगर मैं इस पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालू, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालू, तो वो ये वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है। नॉर्मली आप क्या कह रहे हो, मेटल ऑक्साइड क्या वाटर के साथ रिएक्ट करती है, नहीं, वो इनसॉल्युबल होती है। तो फिर एक्सेप्शन क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है दे फॉर्म एल्कली। याद है आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था एल्कली के लिए, मैंने कहा था मेटल हाइड्रोक्साइड होती है एल्कली। जब हमने एसिड बेसिस सॉल्ट का क्विक रिवीजन किया था तो मैंने वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जो आपकी एल्कली जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, हाइड्रोक्साइड। तो देखो, जब आपने सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बन गया, तो ये एल्कली है आपका। पोटेशियम ऑक्साइड को आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, व्हाट वी विल हैव, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जहां हाइड्रोक्साइड आ गया, जहां आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिल गया, आपको सोचना ही नहीं आपको ये एल्कली है, ठीक है, एल्कली। समझ में आ गया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। सभी मेटल्स का जो रिएक्शन होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो सेम नहीं होता। कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, काइंड ऑफ हाइपर रिएक्टिव, दैट दे कैच फायर इफ इट केप्ट इन ओपन। ऑक्सीजन का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, एयर। एयर का मतलब O2, ऑक्सीजन। अगर आप पोटेशियम या सोडियम को ओपन नहीं रख दो तो वो एयर के साथ रिएक्ट करेंगे। एयर का मतलब हो गया ऑक्सीजन, इमीडिएटली कैच फायर। हैंस अब यहीं से क्वेश्चन बनता, तो क्यों इनको ओपन में नहीं रखा जाता, टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। इसके लिए फिर क्या किया जाता है, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। समझा की बात, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है। तो यहां से ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझना था। सर, हाँ जी, सर ऐसे पूछना है कि सर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे ज्यादा अभी एक्टिविटी सीरीज में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो आगे, एयर का समझ में आ गया, ऑक्सीजन का समझ में आ गया कि सारे मेटल जो था सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते। इसमें एक्सेप्शनल केस क्या था, मैं सभी के केसेस में बार बार कह रहा हूँ एक्सेप्शनल केसेस में जाओ। जैसे मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, तो उसमें एक्सेप्शन क्या है, एम्फोटेरिक। आपने कहा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर आपने कहा कि जो मेटल्स जो होते हैं सारे वो जनरली सेम रेट पर रिएक्ट नहीं करते, पर विग्रसली रिएक्ट करते हैं। दो मेटल स्पेसिफिकली आता है, उसमें पोटेशियम और सोडियम। दे ओपनली कैचेस फायर, और उस एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए इनको किस में रखा जाता है, कैरोसिन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड। अब सेकंड केमिकल रिएक्शन क्या समझ में आ रही है कि अगर हम मेटल को वाटर से रिएक्ट करें, व्हाट वी विल हैव, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर हो गया, मींस मेटल, ये रहा मेटल प्लस वाटर, ये मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड जो वाटर में क्या होती है, सोल्यूबल होती है, वो फर्दर क्या फॉर्मेशन करती है, मेटल हाइड्रोक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर के फिर रिएक्ट कर जाएगी। भाई पहले तो आपने किसको रिएक्ट किया, आपने मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया। ये समझ में आ रहा है, while reacting metal with water there is a formation of metal oxide plus hydrogen। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया।
अब कुछ मेटल ऑक्साइड, जो ये मेटल ऑक्साइड्स होती है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती है, या जो भी मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ क्या करती है, वाटर में सोल्यूबल होती है, अगर उनको आप वाटर से रिएक्ट करोगे, सोल्यूबल होने के बाद वो रिएक्ट करेंगी, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन metals like potassium and sodium react violently with cold water। यही आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि भैया आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे मेटल पोटेशियम और सोडियम जो होता है वॉलेंटली किस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किस फॉर्म में, तो आप क्या कहोगे, कोल्ड वाटर। क्या कहोगे, कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ ए सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो एक चीज आपको अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा क्यों उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्यों वाटर में नहीं रखा जाता। ये वाटर में भी तो ऑक्सीजन है। कोल्ड वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो वही होगा, कैचेस फायर। एयर के साथ रिएक्ट करेगा देन अगेन कैचेस फायर। हाँ जी, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, मतलब फिर उस टाइम हाइड्रोजन के साथ क्या होता है कि फायर कैच कर देता है नॉर्मली बॉक्स। ये हो गया आपकी गैस की फॉर्म में रिलीज हो गया, इसके साथ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो हीट एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक, बिकॉज ऑफ दिस हीट एनर्जी कैचेस फायर। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ जी, कोल्ड वाटर में क्या होगा, तो कोल्ड वाटर में क्या होगा, ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करेगा। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये रिएक्शन क्या होती जाएगी, लेस वॉलेंट हो जाएगी। आप यही पूछ रहे थे, ठीक है। देखो, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉलेंट। कैल्शियम की जो वाटर के साथ रिएक्शन होती है वो इतनी एक्सोथर्मिक नहीं होती है। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ये हीट इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हाइड्रोजन जो है फायर कैच करे, लेकिन यहाँ से जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी हाई होती है कि इसकी वजह से हाइड्रोजन क्या करता है, कैचेस फायर। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट आपका ये आता है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। भाई ये गैस है ना, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसकी वजह से क्या होता है, बबल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, और कैल्शियम जो होता है वो इस बबल के साथ क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। और जैसे जैसे बबल्स ऐसे मूव करते हैं तो कैल्शियम भी क्या करता है, फ्लोट करता है। तो क्या लिखा हुआ, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज, अभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर कैल्शियम फ्लोट करता है, ऐसा क्यों होता है, तो आप क्या कहोगे, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। जो भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेटल सरफेस, मेटल यहाँ पर क्या है, कैल्शियम, वो उसके साथ स्टिक कर जाते हैं। तो बबल्स के साथ साथ वो मेटल भी फ्लोट करता है। ये एक और मेटल के साथ होता है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कोल्ड वाटर का एग्जांपल जो जो रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले तो आ गया सोडियम, फिर आ गया पोटेशियम, फिर आ गया कैल्शियम। सोडियम और पोटेशियम तो बहुत ही ज्यादा वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, इसकी वजह हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है इट कैचेस फायर, हाइड्रोजन कैचेस फायर। कैल्शियम एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, वो जो रिएक्शन होती है विद कोल्ड वाटर वो लेस वॉलेंट होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, कैल्शियम फ्लोट करता है, व्हाइट फ्लोट्स, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस होती है उससे बबल्स बनते हैं, वो बबल्स होता है कैल्शियम जो मेटल होता है उसके सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं, इसी वजह से फ्लोट करता है। ये क्लियर हो गया? फिर बात आती है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्टिंग करता है, वो किसके साथ करता है, हॉट वाटर के साथ। समझ में आ गया? फिर आएगा कि कौन से मेटल हॉट वाटर का रिएक्ट करते हैं, तो आप क्या कहोगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, पहले तो ये चीज क्लियर हो गई, कोल्ड वाटर रिएक्ट नहीं करता, किसके साथ करता है, हॉट, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बना था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो समझ में आ रहा, सेम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन होती है और इफेक्ट भी सेम होता है। इसमें मैग्नीशियम भी जो होता है वो ऐसे फ्लोट करता है, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ये समझ में आ गया? अब दो आपका हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, कोल्ड वाटर में कौन कौन से मेटल हो गए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। कैल्शियम ने क्या किया, फ्लोट किया, क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के अंदर बबल्स प्रोड्यूस हुए।
कौन सा मेटल जो है वो कोल्ड वाटर रिएक्ट नहीं कर रहा था? मैग्नीशियम। तो किसके साथ करता है? हॉट वाटर के साथ। लेकिन उसमें भी सेम वही चीज होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। और इसमें भी जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं वो उसके साथ क्या करता है? मैग्नीशियम फ्लोट करता है। फिर आता है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये फिर एक्सेप्शनल केस आ गया कि कौन से ऐसे मेटल है जो ना कोल्ड वाटर का रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ। कोल्ड वाटर के लिए आपके पास 3 मेटल हो, हॉट वाटर के लिए आपके पास क्या हो गया? मैग्नीशियम। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? अब वो मेटल बताओ जो दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आप क्या कहोगे? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम। वाटर की 3 फॉर्म होगी ना, कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, फिर उसके बाद जब स्टीम यानी कि गैसियस फॉर्म। समझ में आ गया? तो किस फॉर्म में रिएक्ट करता है वो? इट रिएक्ट विद स्टीम। इट रिएक्ट विद स्टीम। देखो H2O के साथ आपने गैस लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? स्टीम है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ आपने H2O के साथ क्या लिखा है? L, इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में। भाई गर्म पानी है, लेकिन गर्म पानी को बिल्कुल उबल जाना वो एक अलग चीज है, जब स्टीम बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज, यहाँ पे जो आपने स्टेट दिखाई हुई है वो कौन सी स्टेट दिखाई हुई है? गैसियस स्टेट। यानी कि जब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। तो H2O के ब्रैकेट में क्या आएगा? G। एंड व्हाट वी विल गेट एज ए प्रोडक्ट? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया? आयरन के केस में भी क्या होगा? आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसके बाद ये केस आता है लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अब आपको समझ में आया इसमें केसेस क्या क्या बन रहे हैं आपके? पहला केसेस क्या बन रहा है आपका? सबसे पहले बात किससे शुरू हुई हमारी? कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में सबसे पहला पॉइंट क्या है? पोटेशियम और सोडियम। फिर क्या आया? कैल्शियम। कैल्शियम ने क्या किया? फ्लोट किया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्मेशन में। फिर हमने कहा भैया जो मैग्नीशियम होता है वो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, तो मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट किया? हॉट वाटर। लेकिन प्रोसेस वो इसी की तरह था। ये समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद कौन से ऐसे मेटल होता है किसी के, पहले वो बताओ जो स्टील के साथ रिएक्ट करते हैं। आयरन हो गया और एल्यूमिनियम। ये क्लियर हो गया? क्या गोल्ड रिएक्ट करता है? सिल्वर रिएक्ट करता है? नहीं करते ना। इस तरह से आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी है इस चैप्टर। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल रिएक्ट विद एसिड, और कौन सा एसिड? डाइल्यूट एसिड। व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। अब इसमें एक्सेप्शनल केसेस क्या है, आप ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। भाई आपने ये कहा कि मेटल ने जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब इसमें एक्सेप्शनल केस क्या आता है? अगर आप मेटल को नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अगर आप मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लगा दो तो क्या बन जाएगा? वाटर। बना ही नहीं हाइड्रोजन। समझ में आ रही मेरी बात? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। इसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वाटर। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में। एंड itself get reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO या NO. But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas. अब एक्सेप्शनल केसेस देखो यहाँ पर क्या क्या है। पहली चीज तो आपने क्या कहा कि भैया जो मेटल होते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर आपने कहा पर HNO3 जो होता है
जब मेटल इसके साथ रिएक्ट करता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो H2 की जगह वो क्या बन जाता है H2। फिर आपने कहा क्या कोई ऐसे मेटल है जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, तो आपने क्या कहा मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगा, तब क्या होगा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। मैं सिर्फ जो बातें बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसमें वो कहने का मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें से क्वेश्चन कितने इसी पैराग्राफ में क्या क्या क्वेश्चन निकल रहे हैं आपके, ये चीज समझ पा रहे हो। पहला क्वेश्चन तो ये भैया जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, आपने कहा सॉल्ट प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होती है। फिर ये पूछा गया कि जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, आपने कहा तब सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। फिर क्वेश्चन ये बन गया भैया ऐसा क्यों होता है, आपने कहा भाई HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। फिर पूछा गया क्या कोई ऐसा मेटल होता है, क्या कोई ऐसा मेटल होता है जब HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, आपने कहा होता है मैग्नीशियम और मैंगनीज, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि HNO3 वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, तब H2 गैस आपकी इवॉल्व हो सके। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इस चैप्टर में, दैट इज एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है, और इसको जो याद रखने का बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, इसमें से एक निमोनिक्स ये भी है। ये निमोनिक्स क्या है आपका, प्लीज सेंड कैट्स मंकीज एंड ज़ेब्रास इन लवली हैप्पी केजेस मेड ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब प्लीज सेंड कैट्स, पी फॉर क्या हो गया आपका पोटेशियम, एस फॉर क्या हो गया सोडियम, सी फॉर क्या हो गया कैट्स, ठीक है, तीनों क्लियर हो गए। उसके बाद क्या कहा आपने, प्लीज सेंड कैट्स मंकीज एंड ज़ेब्रास, तो एम और जेड से क्या हो गया आपका, एम से हो गया आपका मैग्नीशियम, ठीक है, और यहां से क्या हो गया आपका जिंक। प्लीज सेंड कैट्स मंकीज एंड ए से हो गया आपका एल्यूमिनियम, और ज़ेब्रा से क्या हो गया आपका जेड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो भैया माली वाला तो बताया हुआ, काशीनाथ वाला भी बताया हुआ, कैटरीना कैफ वाला भी बताया था, ठीक है। इन लवली हैप्पी केजेस मेड ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, तो दो तीन आपके जो भी निमोनिक्स आप इनका यूज करके जैसे भी इनको मेमोराइज करना चाहो कर सकते, ठीक है। और मत बोलो सर कैटरीना कैफ वाला दोबारा बता, तीसरा ही समझ में आया तो ये भी बता दिया आपको, जो आपको ठीक लगे वो कर ले। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। अब ध्यान से देखो, मेटल्स पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल्स पर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब आप मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हो देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक। तो पहले तो ये समझो कि ये जो रिएक्शन होती है इससे मिलता क्या है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल द प्रोडक्ट इज एक आयनिक कंपाउंड, द प्रोडक्ट इज अ आयनिक कंपाउंड। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि देखो आपने सोडियम को रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -। अब इससे ये चीज समझ में आ रही है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और इससे ये समझ में आ रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस, तो ये अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है कंप्लीटली, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। और ये जो NaCl होता है इसी को क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सोडियम क्लोराइड का जो है प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर आप शो करो, तो आप ऐसे शो करोगे, आपको अगर सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है 281, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बैलेंस होता है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,8। पॉजिटिव चार्ज का मतलब अब ये क्या हो गया सोडियम केटायन, पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होता है केटायन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्लोरीन की बात करता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 287। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सोडियम ने लूज किया है वो किस में ऐड हो जाता है क्लोरीन को। लेने वाला हमेशा नेगेटिव ही दिखाई देता, मांगता रहता है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव परसेंट। देने वाला हमेशा अच्छा दिखाई देता है, अभी भंडारा लगा हो
बड़े प्यार से जाके बातें करो, अंकल 2 पूरियां और दे दो, थोड़ी आलू की सब्जी और दे देना अंकल, है ना। पर वो शायद इरिटेट होके कुछ आपको बोलते हैं। 6 पूरियां लगेगा तो 4 और मांगने आ गए, अभी तो 3 प्लेटें दी थी 2 और मांगने आ गए, क्योंकि मांगने वाला उनको क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव। पर ठीक है, प्रसाद है, प्रसाद की तरह पूरे खानदान की है, पूरे परिवार के ले, भैया 2 आपने दिए, 2 ने, इसमें 4 पूरियां थी, 3 और दे दो। एक पतीला भी लेके चले हुए हैं, पीछे से फिर एक कढ़ाई भी चली हुई है, फिर ये भी चला हुआ है, सर ये भी कुछ बर्तन है, ये भी भर दो। आप बेटा एक काम करो, तुम ही ले जाओ, बाकी तो बेचारे किसी लायक है नहीं, तो प्रसाद तो है नहीं, तो शादी और वो चल रहा, फंक्शन चल रहा, खाओ जी भर के। और वहां पे उनको क्या दिखाई दे रहे हो आप, एक नेगेटिव। कब दिखाई दे रहे हो, अब जैसे मान लो दीदी गई, देख लिया वो दोनों था, 4 पूरियां 2 पूरियां होती है, 2 पूरियां देते और आलू की सब्जी, दीदी ने ली और दीदी लेके आगे हो, दीदी वहां पे ठीक दिखाई दे, क्योंकि दीदी ने मांगा नहीं, प्रसाद की तरह सबको जैसे करते वैसे लिया। फिर यहाँ से एक भैया कोई चला गया, एक लिया, 2 हाथ भर लिए, पीछे से मेरे लिफाफा भी है, जेब से निकल रहा है, कल जरा देखना जरा इसमें भी। ठीक है, नहीं नहीं, अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचो भाई, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इतने सारे भैया बैठे हुए हैं, आप अपने आप भाई एक बात बताओ, मेरी बात सुनना ध्यान से, सब आपको देख रहे हैं या सबका आपके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अंदर से आपका आपके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट मैटर्स द मोस्ट। ये चीज हमेशा याद रखना। आप सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते कभी, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे, आप सोचो कि मैं सबको खुश कर दूं, वो पॉसिबल ही नहीं है। और हर इंसान की जो आपको लेके जो एक राय होती है ना, ये बात ध्यान से सुनना, वो डिपेंड करते हैं कि उस टाइम पर आप उसके लिए कितने सुटेबल हो, कितने आप उसके काम के हो। आज बड़े काम के हो तो आपके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल राय होगी, बहुत लविंग सॉर्ट ऑफ है, कि बहुत अच्छा दोस्त है ये। और कल अगर उसको लगे कि नहीं ऐसी बात है, कल अगर उसको ये लगे कि कुछ ऐसा नहीं है, अब तो काम का है नहीं, मैक्सिमम केसेस मेजोरिटी में। इसीलिए जो बात होती है, किसकी बात होती है, ट्रू फ्रेंड की। ट्रू फ्रेंड क्या होता है, उसके लिए हमेशा एक ही ओपिनियन रहेगी। आज चाहे कल बहुत बड़े इंसान भी बन जाओगे तो भी आज उसका अपने जो रिलेशन होगा वैसे ही होगा, उसका बात करने का भी वो मोस्टली वैसे ही मिलेगा। लेकिन जो आपका लेवल जैसे जैसे बदल रहा है, आप बड़े होते जा रहे हो, उसका भी जो आपकी तरफ पर्सपेक्टिव है वो अलग होता जा रहा है। समझ लो कि फिर वो आपकी पोस्ट को लेके या आपका जो लेवल है उसको लेके फिर वो रिएक्ट कर रहा है। जो जेन्युइन पर्सन होगा आपके साथ, वो शुरू से लेकर लास्ट तक वैसा ही रहेगा। तो लोगों की राय के हिसाब से अपने अपना कि सर ये ऐसा सोच रहा है, ये हंस रहा है, वो हंस रहा है, इस तरह से लाइफ नहीं चलती। अपने लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखो कि मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा बन सकता हूं और मुझे ऐसा बनना है, बस। तो जब भी आपका माइंड किसी भी चीज को लेकर रिएक्ट करता है तो आपका यही आंसर होना चाहिए। आप अपने माइंड देखो, रिएक्शन तो अंदर से आता है, संभालना तो सिर्फ इस मन को ही है। आप दुनिया को संभालने चलोगे, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसा काम करोगे, हो सकता है कि यहाँ अच्छा लगे, वहां अच्छा ना लगे, इनको अच्छा ना लगे, इनको अच्छा लग रहा हो। जिनको अच्छा लग रहा है वो आप उनके लिए आप पॉजिटिव हो गए, जिनको नहीं लग रहा उनके लिए आप नेगेटिव हो गए। अब इनके लिए तो हंस लोगे, उनके लिए रोना शुरू कर दोगे। तो एक रिमोट कंट्रोल है इनके हाथ में, जब चाहे आपको हंसा सकते हैं, जब चाहे रुला सकते हैं। इस तरह से लाइफ में चलो, अपनी ओपिनियन स्ट्रॉन्ग रखो। आपको पता आप ठीक हो, बस बात करना। आपको पता आप अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो। देखो बहुत बार क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहे हो, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। आपको तो अंदर से पता है ना कि मैं एक जेन्युइन एफर्ट लगा रहा हूँ, बस अंदर से वो फीलिंग आना जरूरी है। अंदर से तो सबको पता होता है। अब दीदी की देखो छोटी छोटी आंखें हैं, दिखाई नहीं दे रही ढंग से, पूरा दीदी ने मास्क से पूरा मुंह ढका हुआ है, लेकिन अगर ये तो मुझे पर इतना पता लग जाता है कि दीदी पढ़ रही है, कि मुंह तो इतना सा मुंह है, उतना सा बड़ा मास्क है, बस पता लग रहा है कि है इंसान बैठा हुआ है। तो तुम इतने बड़े बड़े बैठे हुए हो तो तुम्हारे रिएक्शन से वैसे ही दिख जाता है। बॉडी लैंग्वेज जो है इंसान की वो बता दे, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि सर ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। आप अपने लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखो। चलो ये आगे चलते हैं।
हाँ जी, ओपिनियन क्या हो गया? हाँ जी, अच्छा फिर से समझा दूं। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब भी बनाया जाता है, सबसे पहले शो की जाती है कैटायन की फॉर्मेशन। कैटायन का मतलब मेटल। आपने ये शो किया यहाँ पर, इस मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन था एक, इसने अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना लूज। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो मैं कह रहा था। अच्छा, हम भंडारे में चले गए थे ना, बात रह गई थी, सॉरी भाई, वापिस आते हैं। तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद फिर बात आती है आपकी, इसके बाद बात किसकी आती है? अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने लूज कर दिया, ये किसने ले लिया? क्लोरीन ने। क्यों ले लिया? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और फर्स्ट शेल होगा तो डबलेट। समझ में आ गया? तो देखो, इसके भी लास्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लास्ट शेल में 8 हो गए, दोनों खुश। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है, तो इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाले को हम कहते हैं एनआई। ये क्लियर हो गया? तो पहले जो 2 स्टेप होंगे आपके, तो पहले स्टेप में आप दिखाओगे कैटायन, सेकंड स्टेप में दिखाओगे एनआई, थर्ड स्टेप में फिर आपने इन दोनों को कंबाइन करके दिखा। आपने ये कहा, अब ये जो चीज ये प्रोसेस हुआ है, इसको आप मर्ज करके एक स्टेप में दिखाओगे कि इसके पास जो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो दिखाओगे। वो कितने हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन जो चाहिए था वो इसने दे दिया, इस तरह से दिखाओ। तो हमेशा जो दिखाने का, इसी वजह से नंबर भी कटते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो होती है, या तो बहुत बार आप सीधा यही दिखा देते हो, ये भी गलत होता है। प्रॉपर वे में जो होता है, पहले क्या दिखाओगे? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, और थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका? फिर आप पूरा इसी चीज को जो आपने यहाँ बताया है, इसको जोड़ के मर्ज करके दिखाओ। इसी तरह से देखो, एग्जाम में एक और स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपका, और वो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा, क्या दिखाओगे? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। मैग्नीशियम के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब आपने कभी एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी रिक्वायरमेंट 1 है, वो 2 क्यों लेगा? पर आपने दिखाया कि भैया एक क्लोरीन जो अपना अगर एक क्लोरीन अगर हम यहाँ पे शो करते हैं, वो 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो 2 ही देने पड़ेंगे। फिर आपको क्या करना होगा? ऐसे 2 क्लोरीन चाहिए, एक इसने गेन कर लिया, किसने, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ऐसे नहीं एक दे दिया कि रखा हो बाद में ले लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, यहाँ पर आ गया 2 पॉजिटिव। समझ में आ गया? और यहाँ पे कितने क्लोरीन है आपके? 2। इसलिए जब फॉर्मेशन होती है तो क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो, ये हो गया मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी +2, ये होता है क्लोरीन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1। जब इसको फॉर्म करोगे तो MgCl2। क्यों होता है MgCl2? क्योंकि जब 2 क्लोरीन होंगे तभी वो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले पाए। ये क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये को भी यही कहते हैं। समझ गया? आपको ये कहा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं जो मूव कर रहे हैं आपके। बस वहां पे आप दिखाते हो, वहां पे जो चीज दिखाई जाती है बेसिकली वहां पे आप शेयरिंग शो कर रहे हो, तो आप चैप्टर 4 पे जा रहे हो शायद। यहाँ पर जो शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है वो आयनिक कंपाउंड की हो रही है, और वहां जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है? कोवलेंट कंपाउंड की। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं, इस पर और क्या क्या चीजें पूछी जाती है? आयनिक कंपाउंड होते क्या है, तो ये समझ में आ गया? आयनिक कंपाउंड होता है फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही अगर कोवलेंट कंपाउंड हो तो क्या कहोगे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। The compound formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal are called ionic compound और electrovalent compound। और अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, तो पहली प्रॉपर्टी आती है फिजिकल नेचर। इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है? ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होता है, जनरली क्या होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भी क्या होता है? हार्ड ही होता है। ठीक है, मतलब इतना हार्ड की, मतलब कि ठोस टाइप का, अगर उसको हैमरिंग वगैरह करोगे टूट जाएगा। नहीं नहीं, आपने कहा मेटल क्या होते हैं, जैसे मेटल का कहा आपने मैलिएबल होते हैं, तो इसका मतलब ब्रिटल तो नहीं कह सकता ना मैं।
आप उसमें हैमरिंग कर रहे हो तो वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है। ब्रिटल का मतलब वो कुछ भी अगर आप उसमें फिर जोर आजमाइश करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, इस तरह का। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो आयनिक कंपाउंड होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई। कैसा होता है? हाई। सोल्यूबिलिटी की बात करता हूँ तो जनरली क्या होता है? सोल्यूबल इन वाटर होते हैं एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। एंड देन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भैया आयंस यहाँ पर वहां तो चार्ज होते हैं तो ये तो होंगे ही होंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या था? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज यहाँ पर क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते? आयंस ही नहीं बनेंगे, विदाउट चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। अगर मैं ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल की बात करता हूं तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? मिनरल्स। ये आपको पता होगा। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। भैया कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड जिस फॉर्म में वो नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है उसको तो मिनरल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो आपकी होती है वो और क्या होता है? अब जो भी आपको मिनरल मिलता है that contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it, such minerals are called ores। ऐसे जनरली जब ये मेटल्स, ये आपको मिनरल्स मिलते हैं ना, इनके साथ कोई जैसे एक मेटल है उसके साथ कोई ना कोई ऐसा क्या होगा? एलिमेंट होगा जिससे एक्सट्रैक्ट करके ही आपको प्योर मेटल मिलेगा। कोल्ड जैसे होता है आपका फ्री स्टेट में होता है तो किसी का रिएक्ट नहीं करता। जनरली जो होते हैं जो आपके ये जो मिनरल्स होते हैं ये और फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होता है? और फॉर्म का मतलब कोई ना कोई इनके साथ, भाई ये जब अर्थ क्रस्ट में होते हैं तो किसी ना किसी चीज का रिएक्ट करके मिलते। तो जब आपके हाथ में आएंगे तो प्योर फॉर्म में नहीं आएंगे, आपको इनको प्योरीफाई करना पड़ता है, आपको इनको रिफाइन करना पड़ता है, देन यू विल गेट द प्योर मेटल। समझ आ गया? मेटल किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऐसे समझो। तो यहाँ पर देखो, अब आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तक जो आपके मेटल होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। और फिर अगर फ्री स्टेट में नहीं होगा तो कोई ना कोई इनके साथ होगा। फिर इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? दे गॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहली चीज जो आपको समझ में आ रही है कि जो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले बताओ ये क्लियर? हाईली रिएक्टिव के बाद आता है फिर आपका मॉडरेटली रिएक्टिव। क्या आता है? मॉडरेटली रिएक्टिव। इसमें क्या क्या आता है? जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी। समझ में आ गया? ये होता है मॉडरेटली रिएक्टिव। एम फॉर मॉडरेटली, एम फॉर मीडियम। इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है, क्या होता है एक्सट्रैक्शन? वो कैसे होता है? आपने पढ़ा था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, वही चीज बताई गई है। इनके साथ या तो सल्फाइड और होगी या ऑक्साइड और होगी या कार्बोनेट होगी। तो इनका रिडक्शन कैसे होता है? बाय यूजिंग कार्बन। फिर आता है आपका लीस्ट रिएक्टिव। इसमें आता है आपका सिल्वर और गोल्ड। ये जनरली आपको फ्री स्टेट में है, मतलब ये एज इट इज आपको मिलेंगे, इनके साथ कोई आपको एक्सट्रैक्शन वाली चीज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ऑलरेडी प्योर फॉर्म में। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।